मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए सबसे सुनहरा अवसर, सबसे बड़ी वैकेंसी जिसका सभी छात्रों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, एमपी कांस्टेबल और एमपी एसआई। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है छात्रों के लिए, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ वर्दी पहनने का जुनून सबको है। वर्दी की पावर, वर्दी का जुनून हर छात्र के दिमाग में दिखता है, इसलिए ये वैकेंसी हम मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मानते हैं। और आइए इस वैकेंसी के बारे में कुछ हम बात करते हैं कि बच्चों को इस वैकेंसी को कैसे लेना चाहिए, इसकी तैयारी कैसे करना चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अभी कल हमारे सीएम श्री मोहन जी यादव ने 9,662 पदों की भर्ती का ऐलान किया है, जो इसका अग्रिम नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आपका आ जाएगा, जो कि अगस्त में शायद आ जाए। तो 9,662 पदों में क्या कुछ खास है आपके लिए, तो देखिए यहाँ पर आरक्षक जीडी के 7,500 पद हैं, आरक्षक चालक के 1,000 पद हैं। आरक्षक चालक में आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा, मतलब ड्राइवर की भर्ती बोल रहे हैं यहाँ पर। आरक्षक जीडी जनरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं। तो 8,500 पद आपके ये कांस्टेबल के हैं, जो 10वीं के बेस पर भरे जाएंगे। शीघ्र लेखक यानी सूबेदार और एएसआई, ये 2 पद हैं जो एसआई से छोटे हैं, 1 स्टार की बात कर सकते हैं यहाँ पर हम। और ऊपर सूबेदार शीघ्र लेखक है। सूबेदार अलग हो गए, उप निरीक्षक एसआई हो गए। एसआई की भी 312 पद हैं, एएसआई के भी हमारे उप निरीक्षक एएसएफ में है। तो ये जो है क्रमवार पोस्ट बाय पोस्ट सभी भर्तियों का विवरण दिया है कि कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट हैं आपकी, है ना, जनरल ड्यूटी के कितने पद हैं। इन सभी पदों का बहुत ही डिटेल से एनालिसिस आप कर चुके होंगे, अभी तक बहुत बार आपने एग्ज़ाम भी दिया है, इनकी तैयारी भी आप कर चुके हैं। तो बहुत ही जल्दी इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपके पास आने वाला है, और इसकी तैयारी के लिए आगे बात करते हैं कि इसकी क्या हमारी स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या तैयारी होना चाहिए। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि अब हम कैसे पढ़ें, पुराना सिलेबस होगा कि नया सिलेबस होगा, कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा। तो चूंकि ये वैकेंसी आपकी ईएसबी के द्वारा फुलफिल की जानी है, ये कंफर्म हो चुका है कि इस बार का जो मध्य प्रदेश एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो ईएसबी ही कंडक्ट कराएगा। जब ईएसबी कंडक्ट कराएगा तो ये मान के चलें कि जो आपका कांस्टेबल का पुराना सिलेबस था या एसआई का पुराना सिलेबस था वो एज इट इज़ रहने वाला है, एसआई का और कांस्टेबल का एज इट इज़। तो कांस्टेबल के सिलेबस की टेंटेटिव बात करें तो 99% ये उम्मीद है कि इस बार भी ये सिलेबस होगा, जिसमें जनरल नॉलेज रीजनिंग के 40 मार्क्स, इंटेलिजेंस मेंटल एबिलिटी 30 मार्क्स और साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक 30 मार्क्स, यानी 100 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, जैसा कि पूर्ववत होता रहा है। और इसी पैटर्न की उम्मीद लगाते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। खबर के मुताबिक जो हमारे पहले दैनिक भास्कर में या हमारे अधिकारियों के द्वारा कुछ बोला गया है, कि उसमें एक बोला है कि हमें जो पैटर्न है एसपी एसआई का जो 2025 में हुआ था, जिसमें प्री हुआ था, मेंस हुआ था, 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। तो 2 एग्ज़ाम में छात्रों को हुई असुविधा की वजह से और समय के ज़्यादा लगने की वजह से इस बार एमपीएसआई की भर्ती में एक ही एग्ज़ाम कराने की उम्मीद लगाई गई है। ठीक है, तो ये प्रस्तावित है कि एक ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। 10 नंबर का इसमें इंटरव्यू भी कराने की उम्मीद है कि 10 नंबर का जैसे पहले इंटरव्यू होता था, आज भी हमारा 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। लेकिन ये केवल प्रस्तावित है, इसको पूर्णतः सच ना माने आप। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है आपको कुछ भी किसी भी भ्रामक बहकावे में नहीं आना है। मतलब है कि अभी आपको 90% तो ये मान के सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक न्यूज़ निकल चुकी है, ये न्यूज़ आ चुकी है। देखिए आप, यहाँ लिखा है, ये पिछले बार का पीपल समाचार भोपाल का पेपर है, जिसमें क्या लिखा है कि परीक्षाओं की जगह 2 परीक्षा कराने की मंशा पर विचार चल रहा है। प्रारंभिक और लिखित परीक्षा की जगह केवल 1 परीक्षा होगी, जबकि दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार परीक्षा एक साथ होगी। मतलब कि पहले जो 2025 का जो सिलेबस था, उस सिलेबस को हटा के, मतलब सिलेबस का मतलब उन 2 परीक्षा के पैटर्न को हटा के, प्री और मेंस को हटा के, अब उनकी जगह केवल एक ही पेपर होगा। एक ही पेपर होने के बाद उसका हम फिजिकल कराएंगे, उसके बाद हम एक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, और केवल इन्हीं पैटर्न के आधार पर एमपीएसआई 2026 हमारा होने वाला है। तो 2026 में उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो गए होंगे। हमें कैसे तैयारी करना है, क्यों करना है, और ये वर्दी की बात है।
आगे बात करते हैं हम इसमें। अब हमें कन्फ्यूज़न है, बहुत से छात्र हमारे ऐसे हैं, बहुत से छोटे भाई हैं, छात्र ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न में रहते हैं, हम कांस्टेबल करें कि एसआई करें। आप ये जानिए कि आपने ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो 10th पास है, 12th पास है, ठीक है, उनके लिए कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनके पास एक ऑप्शन है कि हम एसआई और कांस्टेबल दोनों में, फिर कन्फ्यूज़न है कि हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, कांस्टेबल ईजी है तो क्या करें क्या नहीं करें। इसी क्रम में आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि आपको डिसाइड करना है और कैसे क्या एग्ज़ाम की तैयारी करना है, उस पर आप चर्चा करेंगे। कांस्टेबल, अगर आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम देते हैं, कांस्टेबल की भर्ती से आप ज्वाइन होते हैं, कांस्टेबल की भर्ती से आप ज्वाइन होते हैं, तो पहले आप कांस्टेबल कहलाएंगे। लगभग 8 से 10 साल की जब जॉब कर लेंगे आप, इसके बाद आप हेड कांस्टेबल बनेंगे। हेड कांस्टेबल बनने के 8 से 10 साल, ये तो टेंटेटिव पीरियड है जो डिपार्टमेंटल तय होता है, 2-1 साल ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये प्रमोशन ज़रूरी नहीं है कि 8 से 10 साल की नौकरी करने के बाद ही आपका प्रमोशन हो जाए। यहाँ सीनियरिटी के बेसिस पर भी प्रमोशन होते हैं, मतलब उसके बेसिस पर भी आपका डिले हो सकता है। तो 8 से 10 साल हेड कांस्टेबल, उसके बाद आप प्रमोट होंगे एएसआई मतलब 1 स्टार के लिए, फिर लगभग 7 से 8 साल 2 स्टार के लिए। और अब आपकी जॉब बची, जो कि 99% नहीं बचती है ना, आप रिटायरमेंट यहाँ तक हो जाएंगे। अगर बची किसी केस में जो 18-20 साल की एज में लड़का अगर सेलेक्ट होता तो वो हो सकता है इंस्पेक्टर तक, 3 स्टार तक, टीआई तक पहुँच पाए। यानी एक कांस्टेबल पूरी लाइफ में जब वो जॉब ज्वाइन किया और जब वो रिटायर हो गया, उस केस में केवल वो कांस्टेबल से 2 स्टार यानी सब इंस्पेक्टर तक ही पहुंच सकता है। ये भी केवल 10% उम्मीद रहती है, बाकी 90% स्टूडेंट जो हैं कांस्टेबल जो है एएसआई मतलब 1 स्टार से ही रिटायर हो जाते हैं, जो कि आपने देखा होगा। ये आपका कांस्टेबल का चार्ट है। ये हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी केवल ये है कि कांस्टेबल की जो प्रमोशन की प्रक्रिया हायरार्की है वो कैसे काम करती है। इसके आगे अगर हम बात करें, कांस्टेबल के बाद एमपीएसआई, जिसे आप जानते हैं कि 2 स्टार से ये जॉब हमारी शुरू होती है। वेरी फर्स्ट डे जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आपकी वर्दी पर 2 स्टार लग चुके होंगे। और अगर आप कांस्टेबल से ज्वाइन करते हैं तो वो 2 स्टार लगाने के लिए आपका सपना होगा, और हो सकता है कि लाइफ में कभी ना कभी लास्ट टाइम 1 आध वर्ष के लिए आपको हो सकता है 2 स्टार लग जाए, अदरवाइज ये आपका केवल सपना ही रह जाएगा कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो एमपीएसआई में सबसे पहले आपकी सब इंस्पेक्टर यानी एसआई से भर्ती होगी। 7 से 8 साल ये टेंटेटिव है, तो आप और मोटा मोटा 10 साल समझ लें कि 10 साल के बाद आप इंस्पेक्टर तो बन ही जाएंगे। इंस्पेक्टर का मतलब टीआई, टाउन इंस्पेक्टर है ना, टीआई मतलब 3 स्टार, 3 स्टार बन गए। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है 8 से 10 साल के बाद कि आप डीएसपी का प्रमोशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। तो डीएसपी के लिए आप प्रमोट होते हैं, तो कुछ लोग डीएसपी प्रमोशन ना लेकर केवल टीआई ही रहना चाहते हैं। लास्ट में जब रिटायरमेंट होता है तब वो टीआई से डीएसपी के लिए प्रमोशन ले लेते हैं। इंस्पेक्ट, डीएसपी, एसीपी, सीएसपी ये सभी एक ही बात है। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है एडिशनल एसपी के लिए, और ये तो खैर मुश्किल ही होता है। तो एडिशनल एसपी आपकी हाईएस्ट पोस्ट हो सकती है प्रमोशन के लिए। मतलब है इन दोनों पोस्टों में आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले दिन से हेड कांस्टेबल से और आखिरी जर्नी आपकी एएसआई मतलब 1 स्टार तक की तय करना है, या फिर 2 स्टार से शुरू होकर डीएसपी यानी ऑफिसियर पद तक पहुंचना है। ये आपकी एसआई और कांस्टेबल के जॉब का लाइफ स्टाइल है। अब बात करते हैं कि कौन ये कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते। जो एसआई के लिए एलिजिबल नहीं है, जो एमपीएसआई के लिए जो एलिजिबल नहीं है, तो उनके लिए तो मजबूरी है बेटा कांस्टेबल ही करना है। तो आप कांस्टेबल की तैयारी करें। और आप देख रहे होंगे कि आज समय में, इस समय में बहुत से ऐसे कांस्टेबल हैं जो जॉब करने के साथ साथ भी एसआई का फॉर्म भरते हैं। उनके लिए 6 साल की सीनियरिटी का बेस लगता है। तो 6 साल जब वो जॉब कंप्लीट कर लेते हैं, 6 साल की जॉब कंप्लीट करने के बाद वो एमपीएसआई का फॉर्म भरते हैं, या कहीं ना कहीं यूपीएसआई का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो वो एसआई भरना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कांस्टेबल के दौरान उन्हें क्या क्या समस्या हुई हैं, और एक कांस्टेबल और
टू स्टार में क्या डिफरेंस है, क्या रिस्पेक्ट का, क्या सोशल इमेज का, क्या पावर का अंतर होता है। तो आप जॉब ज्वाइन करने के बाद देखेंगे तो जिनके पास उम्मीद नहीं है एमपीएसआई बनने की, अभी जो एलिजिबल नहीं है, तो उनको कांस्टेबल बनना ही बनना है। लेकिन बनने के बाद ये सफ़र आपको रोकना नहीं है बेटा, है ना, एमपीएसआई बनकर ही जाना। अगर आप कांस्टेबल बने हैं तो एसआई भी आप बनेंगे, उसकी भी आपको तैयारी निरंतर रखना ही रखना है। और जो व्यक्ति टू स्टार की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो तैयारी करना ही करना है। लेकिन जो कंफ्यूजन में है कि हमसे इंग्लिश नहीं बनता, हमसे हिंदी नहीं बनता, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपसे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसकी तैयारी हम कैसे करें। ये हमारी एक स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। तो टू स्टार और कांस्टेबल में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे कि एक साथ एक कांस्टेबल खड़ा है, एक साथ एक उसी के बगल में एक टू स्टार खड़ा है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की रिस्पेक्ट क्या होगी। तो आपको आज कांस्टेबल जो एलिजिबल नहीं है एसआई के लिए, कांस्टेबल जरूर ज्वाइन करें, जरूर निकालें। लेकिन उसके बाद ये अपना सफर बढ़ाते रहें कि एसआई भी आपको बनना ही बनना है। चलिए आगे बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ऐसी स्टूडेंट्स की जो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा इशू रहता है उनके पास कि हम पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ये हमारे क्वेश्चन में रहता है। दूसरा, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम टाइम टेबल क्या बनाएं, कौन सा सब्जेक्ट कब हमें रिवाइज करना है, कौन सा सब्जेक्ट कब रिवाइज नहीं करना है। ये कोई दूसरा हमें टाइम टेबल बनाकर दे दे कि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टाइम टेबल के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकें। तो ये भी बच्चों का एक बहुत बड़ा इशू ऑफ क्वेश्चन रहता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि रिवीजन नहीं कर पाते, एग्जाम के टाइम पे हम रिवीजन नहीं कर पाते। तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं जिनके बेसिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि टाइम। तो जो बच्चे इंदौर में आके या कहीं पर भी अपने घर से छोड़कर बाहर आ रहे हैं या घर में ही पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और वो अगर हमसे पूछते हैं कि किसी से पूछते हैं कि हमें पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो माफ़ करना दोस्तों, ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है ही नहीं जो ये बोलते हैं कि हमें पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगर आप पढ़ाई की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई के लिए नहीं, काम करने के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। 2 टाइप के लड़के हैं, एक जो बोलते हैं कि सर हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, दूसरा जो बोलेंगे कि हमें काम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। सिलेक्शन केवल उन बच्चों का होता है जो ये बोलते हैं कि सर हमें काम करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, घर का कोई काम करना है, कुछ भी काम करना है, किसी के साथ मिलने जाना है, तो कुछ भी करने के लिए अगर आपको टाइम निकालना पड़ रहा है पढ़ाई से, तो आप सिलेक्शन की राह पर हैं, बिल्कुल सही दिशा में हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो माफ़ कीजिए, ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। मतलब आप टाइम की तो बात कर ही नहीं सकते। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी भी टाइम की बात नहीं करता है कि उसको टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूरे 24 घंटे उसको कम लगते हैं। वो हर टाइम केवल पढ़ता रहता है। कोई काम करना तो वो बोलेगा कि हाँ हम टाइम निकालेंगे, देखते हैं कब करेंगे, टाइम बताते हैं, अभी हमें पहले पढ़ना है। तो जो छात्र केवल पढ़ने के लिए रहते हैं वही सिलेक्शन में आगे बढ़ते हैं और उन्हें काम करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो ऐसे लड़कों का सिलेक्शन सबसे पहले होता है। दूसरी ओर अगर हम देखें, ऐसे लड़के जो हर बार घूमते रहते हैं, तैयारी करने आते हैं, सब चीज़ें करते हैं, फिर बोलते हैं कि पढ़ने के लिए सर टाइम ही नहीं मिल पा रहा, हमें इतने काम है, तो वो ये एग्ज़ाम उनके लिए नहीं है। तो ये समझ में आया होगा कि टाइम के लिए क्या आपको समझना है कि कोई टाइम है ही नहीं। आपको 24 घंटे में जब भी मिले तब पढ़ना है, सोना है, पढ़ना है, खाना है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है आपके पास। तो टाइम तो मैटर करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं करेगा। जो लड़के पढ़ना चाहते हैं, जो लड़के सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो टाइम की कभी बात नहीं करते। वो तो केवल ये बोलेंगे कि सर पढ़ने के लिए हमें टाइम कम पड़ गया, और पढ़ना है, हमें और करना है, हमें ये काम करने में जो टाइम लग रहा है वो भी हमें रिड्यूस करना है। बात समझ में आई बेटा? तो कोई भी लड़का जो टाइम की बात कर रहा है कि हमें पढ़ने के लिए टाइम निकालना है, तो वो तैयारी कर ही नहीं रहा है। सब्जेक्ट की बात करें, दूसरा कि आपका मन नहीं लगता कि कब क्या पढ़ना चाहिए, तो बेटा देखो ये फिक्स है, आपको सब्जेक्ट जो भी पढ़ना है आप पढ़िए। जब जिस सब्जेक्ट में मन लग रहा है वो पढ़िए। किसी के कहने पर मत आइए कि आपको सुबह जीएस पढ़ना है, सुबह सुबह अच्छा टाइम रहता है, आपको जीएस रटने में अच्छा लगेगा। ये आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि कब आपको कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि पर डे आप सब्जेक्ट डिसाइड करें कि हमें 2 या 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़ना है।
वो सब्जेक्ट किसी भी ऑर्डर में किसी भी क्रम में आप पढ़ सकते हैं। बराबर बेटा, कि आपको सब्जेक्ट खुद डिसाइड करना है कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, लेकिन किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि हमारे तरीका अलग होगा। हो सकता है मैं रात में मैथ लगाना अच्छा लगता हो सकता है आपको दोपहर में मैथ लगाना अच्छा लगता हो सकता है मैं रात में जीएस पढ़ना अच्छा लगता हो सकता है आपको सुबह जीएस पढ़ना अच्छा लगता हो। तो आप अपने इंटरेस्ट और सुविधा के अनुसार जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन आपको केवल पढ़ना ही पढ़ना है, खाना है, सोना है और पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण होता है रिवीजन। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रिवीजन, क्योंकि बिना रिवीजन के आप एग्जाम दे नहीं पाएंगे। एग्जाम में रिवीजन जरूरी है, लेकिन सिलेबस हमारा इतना होता है कि पूरे एग्जाम में हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पूरा रिवीजन हम कर पाएंगे कि नहीं। तो रिवीजन के लिए जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या आपके सिलेबस में, कांस्टेबल है तो कांस्टेबल, एसआई है तो एसआई, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो जितने सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में, वो सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन पर डे जरूर करना है। अगर 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा दे दीजिए। 30-30 मिनट पांचों सब्जेक्ट को 2 से ढाई घंटे का रिवीजन आपको पर डे करना है। मैथ आधा घंटे लगाना है। लगाने का मतलब ये नहीं, आपको नोट्स बनाना है और नोट्स को पलटा के देखना है। मैथ्स का, रीजनिंग का भी नोट्स पलटा के देखना है। सेम इंग्लिश, हिंदी, जीएस, जो भी आपके सब्जेक्ट में, इन सभी का 30-30 मिनट का रिवीजन जरूर करना है कि लास्ट में आपके पास एक साथ वर्डन ना आए। तो रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको लास्ट में सोने के पहले जरूर करना है। पूरे दिन आप अपनी एक्टिविटी रखिए, तो लास्ट में सोने के पहले या सुबह उठने के बाद ये ज़रूर आपको करना है कि सुबह सुबह उठ गए 4 बजे 5 बजे, जब भी उठना है तो भी आप रिवीजन कर सकते हैं कि कल पिछला हमने क्या पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, या रात में भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, तो दूसरी एक्टिविटी के लिए आपको टाइम निकालना चाहिए, ना कि पढ़ने के लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। तो ये तो हमारी हो गई स्ट्रेटजी कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो ये आप अपने मन से पूछिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ने में अच्छा लगता है। तो उम्मीद है एसआई से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको और क्वेश्चंस, क्वेरी आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अब एमपीएसआई और कांस्टेबल के लिए ऑफलाइन अगर क्लासेस आपको ज्वाइन करना है, यहाँ सिग्मा पॉइंट है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप आ सकते हैं 3rd फ्लोर सुंदरम कॉम्प्लेक्स में, जिसमें आपको बेसिक से हाई तक एसआई कांस्टेबल सारे बैच एक साथ पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इनका सिलेबस एक साथ ही कंप्लीट कराया जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि कब आपको क्या करना है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैथ्स और रीजनिंग का ये हम फ्री कोर्स स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 1 से 2 घंटे की यूट्यूब पर हम कोर्स पूरा एमपीएसआई का और कांस्टेबल का पूरा मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल निःशुल्क कराएंगे। उसके लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिग्मा क्वांट, जिस पर सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ये भी निःशुल्क रहेगा। और यूट्यूब में भी आप सिग्मा क्वांट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें भी आपको पूरा कंटेंट यूपी एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल का मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड सारे वीडियो विद कोर्स कंप्लीशन के साथ बिल्कुल निःशुल्क आपको दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको पढ़ना है, अगर इसमें एसआई और कांस्टेबल में बेसिक डिफरेंस क्या है। कांस्टेबल की बात कर लें अगर बेटा, और एसआई की बात कर लें, तो मैथ इसमें भी है, मैथ इसमें भी है, रीजनिंग इसमें भी है, रीजनिंग इसमें भी पढ़ना है, जीएस इसमें भी पढ़ना है, जीएस इसमें भी पढ़ना है। अभी लेटेस्ट और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश आपका एक्स्ट्रा हो सकता है। यहाँ एसआई में पहले भी हिंदी इंग्लिश था, पैटर्न कुछ भी रहे, एक एग्जाम हो या 2 एग्जाम हो, हिंदी और इंग्लिश आपका एक्स्ट्रा तो रहता ही रहता है। अब आपको ये डिसाइड करना है बेटा यहाँ पे कि कांस्टेबल बनकर पूरी लाइफ जॉब करने के बाद आपको 1 स्टार अचीव करना है। लाइफ का मतलब हम 25-30 साल की बात कर रहे हैं। अगर आप 22-23 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल की नौकरी करने के बाद, 30-35 साल नौकरी करने के बाद आप जब रिटायर होगे तो हो सकता है आपको 1 स्टार या 2 स्टार से ही रिटायरमेंट मिलेगा। तो 30-35 साल जॉब करने के बाद आपको 1 स्टार या 2 स्टार चाहिए, या आज आप 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करके 24 घंटे में
6 घंटे आप सोने के निकाल दें, 2 घंटे अदर एक्टिविटी के निकाल दें, तो आप देखिए 16 घंटे कोई नहीं पढ़ रहा होगा अभी आप, है ना। 15 से 16 घंटे कोई भी नहीं पढ़ रहा होगा, या 12 घंटे भी नहीं पढ़ रहा होगा। बस आपके मन की एक साइकोलॉजी सेट है कि हम पूरे दिन पढ़ रहे हैं। आप टाइमर लगा के पढ़िए। अगर आप 8 घंटे कांस्टेबल के लिए पढ़ सकते हैं, तो जिंदगी के 30 साल बचाने के लिए 4 घंटे एक्स्ट्रा एसआई के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, टाइमर लगा के पढ़ाई करके देखना है कि अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, 8 घंटे पर डे कर रहे हैं, तो क्या 8 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते? 4 घंटे एक्स्ट्रा, 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे इंग्लिश नहीं दे सकते? आज के आपके दिए हुए 4 घंटे आपकी ज़िंदगी के 35 साल बचा सकते हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको कांस्टेबल बनना है या फिर एसआई बनना है। ये उन छात्रों के लिए जो आज कांस्टेबल और एसआई दोनों बनने के लिए एलिजिबल हैं, और लेकिन जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, जो केवल कांस्टेबल के एलिजिबिलिटी को ही रखते हैं, तो वो इस बात को अदरवाइज ना लें। आज आप कांस्टेबल का पेपर दें, कांस्टेबल ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद आप एसआई की तैयारी निरंतर रखें, और 2-3 साल के बाद आप भी एसआई बनेंगे, क्योंकि एसआई की वैकेंसी निरंतर आती ही रहेगी। धन्यवाद।